हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुले आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीड साइकोलॉजी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, आज उसमें हम बात करने वाले हैं आरटीई 2009 के विषय में। हम देखेंगे इससे संबंधित कौन से प्रश्न आपसे परीक्षा में पहले पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक है। और इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, ये जो आज अपना लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ अपनी जो रीड साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। हम रीड साइकोलॉजी के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको याद करवा दूं कि रीड साइकोलॉजी का सिलेबस भी अपना कंप्लीट हो चुका है। केवल 44 वीडियो में आपको जो है वो सारा सिलेबस मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही कम समय में सारा सिलेबस आपको पूरा करवा दिया गया है। जैसे एसएसटी का हमने किया है, उसी प्रकार से जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो भी अपना पूरा हो चुका है। दोस्तों तो अगर आपने नहीं देखा है पूरा पाठ्यक्रम तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न तो वो है आरटीई 2009 बिल जो है वो सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया गया था। आरटीई 2009 जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, वो बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया था। लोकसभा में, राज्यसभा में, राष्ट्रपति के सामने किया गया था या फिर संसद में किया गया था। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। दूसरा हमारा प्रश्न है आरटीई 2009 की अधिसूचना कब जारी की गई थी। हमें बताना है आरटीई 2009 की जो अधिसूचना है वो कब जारी की गई थी। दोस्तों 26 अगस्त 2009 को, 27 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को या फिर 1 जुलाई 2009 को। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपके रीट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर, तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 27 अगस्त 2009 को। यहाँ जो आपके प्रश्न बनते हैं वो इसी प्रकार के हैं, कौन सी धारा में क्या बात की गई है, कौन से अध्याय में कौन सी बात की गई है, एक्ट कब लागू हुआ, इस प्रकार के प्रश्न ही आपके यहाँ पूछे जाने की संभावना है। तीसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई 2009 लागू किया गया। किस राज्य को छोड़ करके लागू किया गया था। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आई होप ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होगा, फिर भी प्रश्न है, पूछा गया है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तेलंगाना या फिर जम्मू कश्मीर। देखिए हमने क्या कहा, 1 अप्रैल 2010 को जो आरटीई 2009 है ये लागू हो गया था। दोस्तों आपको ये बताना है कि कहाँ पर लागू नहीं हुआ था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों में ये लागू हो गया था। दोस्तों आरटीई 2009 परिणाम है, किसका परिणाम है। दोस्तों संविधान संशोधन 86वें का, अनुच्छेद 21 क को लागू करने का, शिक्षा सबके लिए का या फिर उपरोक्त सभी का। किससे संबंधित है या किसके परिणाम स्वरूप जो है वो आरटीई 2009 निकल करके आता है। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, इन सभी से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन से भी, 21 क से भी और शिक्षा सबके लिए भी। आरटीई 2009 के अनुसार विद्यालयों के प्रकार नहीं है, कौन सा विद्यालय का प्रकार इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों सरकारी, निजी, विशिष्ट श्रेणी के या फिर पब्लिक स्कूल। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, पब्लिक स्कूलों को इसमें अपने शामिल नहीं कर रहे हैं। इसके अनुसार विद्यालयों का ये प्रकार नहीं है। आरटीई 2009 के कौन से अध्याय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। दोस्तों कौन से अध्याय में इससे संबंधित बात की गई है। अध्याय 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है। दोस्तों ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, तभी आपका आंसर सही हो पाएगा। क्या है दोस्तों सही आंसर, तो हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2 नंबर, यानी अध्याय 2 में। अगला जो हमारा प्रश्न है, आरटीई 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उम्र के आधार पर प्रवेश दिया जाए। यानी कि अगर कोई बालक जो है वो 9 वर्ष की आयु में प्रवेश लेता है तो उसे पहली कक्षा में प्रवेश न दे करके उसकी आयु के अनुसार वो जिस कक्षा में होना चाहिए उस कक्षा में प्रवेश दिया जाए। इस बात का जो उल्लेख है वो कौन सी धारा में किया गया है। दोस्तों आपको बताना है, क्या वो धारा 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है नंबर 3, धारा 4 ये कहती है कि बालक को प्रवेश दिया जाए उसकी आयु के आधार पर।
और इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न भी था हमारा, आरटीई 2009 की धारा 4 के अनुसार यदि कोई बालक 13 वर्ष की आयु का है तो उसको प्रवेश दिया जाए या नहीं, और यदि दिया जाए तो किस कक्षा में दिया जाएगा। यहाँ दो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहली बात तो कि अगर वो 13 वर्ष का बालक है, 6 से 14 तक तो है ही आरटीई, और वो 13 वर्ष की आयु में स्कूल में उसको एडमिशन लेना है, तो पहली बात उसे प्रवेश दे भी या नहीं दें, और अगर दें तो फिर कौन सी कक्षा में देंगे। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, कक्षा 7 है या उसको प्रवेश ही नहीं देंगे, 8 है या फिर पहली कक्षा में देंगे। तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, उसे कक्षा 8 में प्रवेश देंगे दोस्तों। तो नहीं का तो हमने कहे ही रखा है कि 6 से 14 वर्ष का जो बालक है वो स्कूल में तो आ ही सकता है, और उसे पहली कक्षा में प्रवेश न देकर के आयु के अनुसार वो 13 वर्ष का बालक है, यानी 14 के अंदर उसको 8वीं पास कर लेनी चाहिए, तो उसे 8वीं कक्षा में प्रवेश देंगे। आरटीई 2009 लागू होने के 3 वर्ष के अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोले जाएं जहां कोई स्कूल नहीं है, इससे संबंधित तथ्य नहीं है, यानी इससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है वो हमें बताना है। आरटीई लागू होने के बाद 3 साल के अंदर अंदर ऐसे स्थानों पर स्कूल खोलना है जहां पर कोई स्कूल नहीं है। तो देखिए 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर पर एक प्राथमिक स्कूल, 2 किलोमीटर पर उच्च प्राथमिक स्कूल, 6 से 11 बच्चों की संख्या 20 होने पर एक स्कूल, 5वीं कक्षा में 20 बच्चे होने पर यूपीएस यानी अपर प्राइमरी स्कूल, जिसको जीयूपीएस अपने बोलते हैं दोस्तों, वो खोला जाए, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खोला जाए। कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर, यानी संबंधित कथन तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर है वो है नंबर 5, ये वाला कथन हमारा सही नहीं है, ये सही है तीनों। आंगनवाड़ी बालवाड़ी 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए खोले जाएंगे, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है। देखिएगा प्री नर्सरी अपने इसको कह सकते हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी की जो कक्षाएं होती हैं, उसी तरह से सरकारी के अंदर आंगनवाड़ी और बालवाड़ी होती है 3 से 6 वर्ष तक के लिए, क्योंकि 6 से 14 के लिए तो फिर उसको स्कूल में प्रवेश दे दिया जाएगा। दोस्तों धारा 4 होगी, 7 होगी, 11 होगी या फिर धारा 9 होगी। दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा, तो चेक करिएगा, वो है नंबर 3 धारा 11 है दोस्तों। इसका सही आंसर जो हमारा है वो होगा नंबर 3, यानी धारा 11 के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखें, 25% फीस का पुनर्भरण राज्य सरकारें करेंगी, इसका उल्लेख है किसमें किया गया है दोस्तों, 12(1) में, 12(2) में, 25(1) में या फिर 25(2) में। तो जो 25% फीस माफ की जाती है 25% विद्यार्थियों की, उसका जो पुनर्भरण है वो राज्य सरकारें करेंगी, इसका उल्लेख किस धारा में है, तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 12(2) के अंदर किया गया है दोस्तों। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें, किसी बालक, इसको बालक कर लीजिएगा दोस्तों, किसी बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, यानी आप इसे कूट पीट नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसा कर रहा है कोई शिक्षक तो उस पर कौन सी कार्यवाही की जाएगी दोस्तों। वो कुछ भी करे, आप उसको शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर कर रहे हैं तो कार्यवाही देखिएगा दोस्तों आप पर ही होनी है। कौन सी कार्यवाही होगी वो आप बता दीजिएगा, आचरण के विरुद्ध होगी, अनुशासनात्मक होगी या फिर वित्तीय कार्यवाही होगी या आरएसआर के अनुसार होगी। दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, तो वो है नंबर 2, उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों ये सारी चीज़ें अपने पढ़ चुके हैं, आरटीई का जो अपना लेक्चर था उसमें सारी बातें हमने कर रखी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। और दोस्तों किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं और इस वीडियो के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के कर्तव्य और योग्यता का उल्लेख जो है वो कौन सी धारा में किया गया है। शिक्षक के जो कर्तव्य है और उसकी योग्यता है उसका उल्लेख कौन सी धारा में है, 25, 24, 28 या फिर 26। क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, धारा 24 में किया गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करें अगले प्रश्न की, आरटीई 2009 के अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है। आरटीई 2009 है, उसके अनुसार शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी है, 40, 45, 50 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 45 घंटे न्यूनतम अनिवार्य है। एसएमसी की साधारण सभा
इसको सभा कर लेना दोस्तों। साधारण सभा है, उसकी बैठक जो है वो कितने दिनों में होनी चाहिए। दो प्रकार की सभा होती है, एक साधारण सभा और एक कार्यकारिणी सभा। तो आपको बताना है साधारण सभा की बैठक जो है वो कितने दिनों में होनी चाहिए, 1 माह पर, 2 माह पर, 3 माह पर या फिर 4 माह पर, कब होनी चाहिए दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, 3 माह में एक बार हो जानी चाहिए। साधारण सभा की बैठक की बात कर रहे हैं। प्रश्न आए तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला जो हमारा प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। कार्यकारिणी की बैठकें कितने दिनों में या कितने समय में होनी चाहिए। एसएमसी की कार्यकारिणी की, वो साधारण सभा की 3 माह में थी, तो कार्यकारिणी की भी क्या 3 माह में होगी, 2 माह में होगी, प्रति माह या प्रत्येक अमावस्या को। तो दोस्तों क्या है सही आंसर, तो वो हमारा नंबर 4 प्रति अमावस्या पर होगी। आरटीई 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 40:1, 35:1, 30:1 या फिर 45:1। 6 से 8 तक, विशेष परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं अपने, साधारणतः अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 40:1 का अनुपात होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति है गैर संवैधानिक, स्वैच्छिक, संवैधानिक, संरक्षण। कौन सी है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है, क्या है हमारा सही आंसर, तो चेक करिएगा। सही आंसर हमारा नंबर 3 वो है संवैधानिक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है उसमें शिक्षक का कौन सा कार्य शामिल नहीं है दोस्तों। एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, हर बालक के अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रदान करना चाहिए। दोस्तों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त नहीं रखना है शिक्षक को, ये काम नहीं करेगा, बाकी सारे करेगा। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश में लागू कब हुआ था दोस्तों। अगर हल्का सा रिकॉल करोगे इस प्रश्न के विषय में अपने पहले बात कर चुके हैं। 1 अप्रैल 2009, 10/9 या फिर 2010 नवंबर था। क्या है दोस्तों सही आंसर, तो सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 से। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। वैसे तो देखिएगा सरकार है दोस्तों, किसी भी कार्य में लगाई जा सकती है, आपको लगा सकती है, लेकिन कौन से कार्य के लिए आरटीई मना कर रही है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो मना कर रहा है दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, आपदा राहत कार्य, चुनाव संबंधी कार्य या फिर पल्स पोलियो अभियान में। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर हमारा चौथा पल्स पोलियो अभियान। इन 3 कामों को छोड़ करके बाकी किसी में भी लगा सकती है। और दोस्तों बार बार शिक्षक जो संगठन है उनके द्वारा मांग भी उठती है कि इन कार्यों से भी शिक्षक को मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि जब ये बना उस समय की परिस्थितियों में और आज में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज शिक्षक को उससे कहीं ज़्यादा कार्य भार मिल रहा है, स्कूल में ही बहुत ज़्यादा काम हो चुके हैं दोस्तों। इस आरटीई के कारण ही बहुत सारी फाइलें आपको संधारित करनी पड़ती है, बहुत सारा कार्य ऑनलाइन भी आपको करना पड़ता है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इनसे भी हमें मुक्ति मिलनी चाहिए और कुछ संशोधन होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस मूल अधिकार में शामिल है, आपको बताना है। शिक्षा का जो अधिकार है वो किस मूल अधिकार में उसको जोड़ा गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। वैसे देखिएगा लॉजिकल लगाओगे तो भी आपका आंसर सही निकल जाएगा दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर, तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो वैसे ही नहीं हो सकता था ना, अब इन दोनों में से ही एक का चुनाव करना था, समता को काट देते तो कोई अपने आप आपका आंसर निकल जाता है। शिक्षा का अधिकार संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है दोस्तों, ये भी एक लॉजिकल ऑप्शन है आपके पास में। अगर आपको नहीं भी आता तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। निःशक्त बच्चों से, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से, 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों से या बच्चों की नियमित उपस्थिति से। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर आपको तुक्का ही लगाना हो तो देखो इन दोनों में से ही एक हो सकता है ना, क्योंकि या तो ये लागू होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये लागू होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये तो अपने आप हो ही गए सही।
इनमें से ही हमें एक निकालना। जब आपको पता है RTE 6 से 14 तक है तो फिर इसका तो कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है दोस्तों। वैसे भी आप देखते 14 तो बहुत पीछे चला गया ना, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? बिल्कुल 3 नंबर हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? कौन सा दायित्व है उसको पूरा करना होगा अध्यापक के रूप में? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम को संचालित करके पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर सारे कार्य उसको करने होंगे। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4। ये सारे कार्य उसको करने चाहिए, नियमित रूप से स्कूल आए, पाठ्यक्रम का संचालन करे, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में वो पूरा करे। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो गया नंबर 4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निर्देशित करता है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होगा दोस्तों? 30:1 होगा, 40:1 होगा, 45:1 होगा, या फिर 50:1 होगा? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, 40:1 होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, वो यहाँ पर समाप्त होती है। हमने सभी प्रश्नों को देख लिया है, जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते थे सारे टॉपिक यहाँ अपने देख चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को आज ही देखा है तो पीछे के जो भी टेस्ट हैं वो आप कर सकते हैं। पहले जो लेसन आपको पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें, किसी भी किताब से भी आप पढ़ सकते हैं और फिर उसको आप ऑब्जेक्टिव के द्वारा हल कर सकते हैं। यहाँ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मैं कुछ बातें और बता देना चाहूँगा, क्योंकि साइकोलॉजी की तैयारी एक आपको अलग तरीके से करनी होती है। बार बार आपको ये बताता रहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? सिलेबस को पूरा करना है, और सिलेबस को पूरा आप किसी भी बुक से कर सकते हैं, किसी भी वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। नोट्स को प्रेफर थोड़ा कम करना दोस्तों, बुक में काफ़ी मैटर होता है और वीडियो को आप देख करके चीज़ों को समझ पाएंगे दोस्तों। और वीडियो के जो भी नोट्स होंगे, नोट्स वैसे तो उन्हीं के काम के होते हैं जिन्होंने क्लास लगाई है दोस्तों। तो नोट्स उन्हीं के लिए होते हैं जिन्होंने क्लास लगाई, वो उन्हीं को समझ में आते हैं दोस्तों। तो सीधे किसी के नोट्स को न पढ़ें। अगर आप उस क्लास को लगा रखा है तो नोट्स आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो किसी भी एक बुक को पढ़ें और उसके बाद में दूसरा जो काम आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को देखें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। आप ये रखें कि कम से कम आपके 28% के आसपास आपके सही होने चाहिए। प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, यानी या तो 26 हो जाएं या फिर 30 हो जाएं, और इतने हो भी जाते हैं दोस्तों। तो लगभग 26 से 28 के आसपास आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक होते हो, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आते हैं। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं, करके आपको सारे आने हैं दोस्तों। तो इसके जितने MCQs आप निकालेंगे उतने ही नए वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने आते चले जाएंगे। और आपने देखा भी होगा, आप किसी भी पुस्तक को पढ़ लें और आप पिछला पेपर उठा करके देखोगे तो आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो उस किताब में से नहीं मिलेंगे। तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं दोस्तों? वो इधर उधर से ही नाम उनके परिवर्तित होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप MCQs देखें, UP टेट, C टेट, MP टेट, कोई सा भी टेट हो जहाँ पर अध्यापक भर्ती परीक्षा की बात हो और जो आपके सिलेबस में है वो सारे क्वेश्चन देख लेना, तभी आपका सिलेक्शन श्योर हो पाएगा और आप अधिकतम अंक ला सकेंगे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारी कुछ और क्लासेस भी चल रही हैं। SST का नया सिलेबस आ चुका है और उस नए सिलेबस में जो भी देखिए नया जोड़ा गया है वो भी आपको नियमित रूप से शाम को 8 बजे करवाया जा रहा है। बाकी सिलेबस तो अपना पहले हो ही चुका था। तो आप नियमित रूप से इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहें। मैं आपसे वायदा करता हूं कि रीट का जो पूरा कोर्स है वो आपको हमारे द्वारा करवाया जाएगा और अधिकतम मैटर जो है वो आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।